हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे जेई एईएससी के पीवाईक्यू किए थे। अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। आज भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जितने भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए उनको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ कॉलम ए एंड बी। तो एक तरफ हमें कॉलम ए दे रखा है जिसमें टाइप ऑफ रॉक्स दे रखे हैं, कॉलम बी में हमें उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं और वो पूछ रहा है कि करेक्ट मैच कौन से हैं। तो पहला रॉक है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है, जो प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट रॉक होते हैं, हमारे जो पेरेंट रॉक होते हैं उनकी जब हम उनका डिसइंटीग्रेशन होता है या फिर उनकी वेदरिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट एजेंट के थ्रू, तो छोटे सेडिमेंट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होकर वो जहाँ पर डिपॉजिट होते हैं वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक हो गए। सेडिमेंट्री रॉक हमारे स्ट्रेटिफाइड नेचर में भी होते हैं, मतलब स्ट्रेटाज आपको डिफरेंट डिफरेंट ऐसी लेयर आपको दिखेगी, तो स्ट्रेटिफाइड नेचर में होते हैं। अगर उनकी बात करें तो एग्जाम्पल है हमारा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। तो ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल नहीं है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो गया है। पहला जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है। इग्नियस रॉक की बात करें तो मॉल्टन लावा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से, जब मॉल्टन लावा हमारा कूल डाउन होता है तो उनकी वजह से जो रॉक मिलते हैं वो इग्नियस रॉक होता है। और इग्नियस रॉक का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, तो ये भी करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। फिर हमारा थर्ड ऑप्शन है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली क्या होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक होते हैं जो हमारे रॉक, जैसे इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, इन पे जब हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो रॉक हमारे फिर मिलते हैं हमें वो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। और जेनेसिस इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड हमारा करेक्टली मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सर्वे विच कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेवनली बॉडीज सच एज सन और फिक्स्ड स्टार इज नोन एज। तो ये बोल रहा है कि एक सर्वे है जो कि हेवनली बॉडीज के सर्वे के बारे में, मतलब हेवनली बॉडीज क्या हो गए, जितना हमारे मीटरॉइड्स हो गए, सन हो गए, हमारे प्लैनेट्स हो गए, जो कॉमेट्स होते हैं, फिर हमारे एस्ट्रॉइड्स हो गए, ये सब हमारी हेवनली बॉडीज है। हम सैटेलाइट भेजते हैं, उनकी पिक्चर इमेजेस लेते हैं, फिर हम उनका सर्वे करते हैं। तो बेसिकली सर्वे को किस कैटेगरी में रखोगे? सेलेस्टियल सर्वे में रखोगे, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे, हेवन सर्वे, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे? तो अगर हम बात करें जो हेवनली बॉडीज का सर्वे किया जाता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वहीं पे जो ये हमारे स्टार्स होते हैं, फिक्स्ड स्टार्स होते हैं, जब इनकी इनकी जो मूवमेंट है, जो बोलते हैं कि नहीं आपके सितारों की चाल अच्छी नहीं है, तो ये सितारे क्या है, मतलब जो ये स्टार्स हैं इनकी मूवमेंट के थ्रू हम ह्यूमंस का जो फ्यूचर या फिर पास्ट को प्रेडिक्शन करते हैं, वो हमारा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, वो एस्ट्रोनॉमी में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हम उनको एज अ साइंटिफिकली रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे उसे बोला जाता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ। जो इनमें से कौन सा क्लोजली रिप्रेजेंट करता है हमारे अर्थ के शेप को? स्पेरोइड, इलिप्सॉइड, ऑब्लेट स्पेरोइड, या फिर प्रोलेट स्पेरोइड? तो अगर हम बात करें इसमें से जो ऑप्शन है तो वो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑब्लेट स्पेरोइड होता है, कुछ इस तरीके से शेप होती है, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से शेप होगी। यहाँ पर आपको यहाँ पे पोल्स देखने को मिलेंगे, ये पोल्स है हमारा, और यहाँ पर जो हमारा सेंटर में कुछ एक लाइन है, ये इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो जो हमारी आपको रेडियस भी देखने को मिलेगी, जो रेडियस ऑफ पोल है, जो हमारी पोल पे जो रेडियस है, अगर पोल पे रेडियस की बात करें तो वो 42.75, जो 42.75 है, या फिर अप्रोक्सीमेटली 42.95 जो है वो 42.95 किलोमीटर लेस है कौन सी रेडियस से? जो रेडियस हमें इक्वेटर पे मिलती है। तो मतलब जो पोल पे ये वाली रेडियस है वो 42.95 किलोमीटर लेस देन है कौन सी रेडियस है? जो हमें इक्वेटर पे मिलती है, रेडियस ऑफ इक्वेटर। इसका मतलब इक्वेटर पे जो रेडियस है वो ज्यादा है। इससे क्या पता चलता है कि इससे ये तो पता चल गया कि हमारा ये सर्कुलर नहीं है, क्योंकि सर्कल की क्या क्वालिटी होती है कि जितनी भी डायमीटर या रेडियस है वो सेम होती है। तो हमारा अर्थ का जो शेप है वो सर्कल तो नहीं है। सो आंसर विल बी ऑब्लेट स्पेरियोइड। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/1800 मींस दैट द स्केल इज। तो बेसिकली आरएफ की बात करें तो अगर हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करें तो उसे आरएफ बोलते हैं, जो कि क्या है? एक रेशियो है। किस किस का रेशियो है? जो हमारा मैप पर जो डिस्टेंस है, जो हमारी मैप पर डिस्टेंस है, मतलब जो हमने अभी अपना कुछ, हमने मान लो एक ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट, जो हमारा रियल में एक ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा रियल में, इसको मैंने पेपर पे ए पॉइंट और बी पॉइंट दिखाया। अब जो रियल में होगा वो तो हम एग्जैक्टली एक्चुअल पेपर पे नहीं शो कर सकते ना। तो ये जो हमने स्केल लिया है कि मैंने 1 सेंटीमीटर, मान लिया कि मैंने जो 4 मीटर चलूंगी तो मैं उसे 1 सेंटीमीटर पेपर पे शो करूंगी। इस तरीके से जो हम स्केल लेते हैं यही हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। तो बेसिकली हम इसकी रेशियो की बात करें तो हमारा ऊपर आता है मैप डिस्टेंस और नीचे हमारी कहते हैं जो एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस पे है। जो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है, ग्राउंड डिस्टेंस जो होगी हमारी एक्चुअल लेंथ जो है उस पॉइंट के बीच में,
वो हमारा ग्राउंड डिस्टेंस है। तो मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो हमारा RF होता है। तो यहीं पे वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/1800 है। इससे क्या पता चलता है 1800 है, तो अगर ये रेशियो में मतलब सेम यूनिट होगी, तो अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर बोल रही हूँ तो ये क्या होगा 1800 सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन में हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये बेसिकली बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है मतलब हमने 1800 सेंटीमीटर जो हमने रोड पे चला होगा या फिर जो भी डिस्टेंस होगी एक्चुअली ग्राउंड पर, उसको मैंने 1 सेंटीमीटर शो किया है अपने मैप पर। ये मेरा स्केल है। अब मेरे को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 से डिवाइड कर दूंगी, मतलब 18 मीटर। ये मेरा एक्चुअल स्केल आया, मेरा ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो था ये स्केल आया मेरा। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था इंस्ट्रूमेंट अटैच्ड टू द व्हील ऑफ अ व्हीकल टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम अटैच करते हैं व्हील ऑफ अ व्हीकल से किसको मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को ट्रेवल, जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप स्पीड करते हैं जहाँ पे आपको दिखाई देता है कि 20 किलोमीटर से चल रही है या फिर 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, जो भी स्पीड हमारी चेंज होती है, तो जब स्पीड को मेजर करता है तो वो हमारा स्पीडोमीटर होता है। वहीं पे वहां पर दिख के आता है कि आपकी स्कूटी है, जो आपकी कार है, वो इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। तो ऑडोमीटर क्या है हमारा, जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है टोटल, हमें वो बताता है कि कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, वो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट बताता है वो ऑडोमीटर है। तो ऑडोमीटर इज द करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर पेडोमीटर और पासोमीटर की बात करें तो बेसिकली ये ह्यूमन स्टेप के थ्रू बताता है, लेकिन पेडोमीटर में क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैग्नेटिक रेडिएशंस पे काम करता है। ये एक हमारा पेडोमीटर क्या है कि जब ह्यूमंस के हिप मूवमेंट होती है या फिर हैंड मूवमेंट होता है, हैंड मूवमेंट या फिर हिप मूवमेंट से ये काउंट करते हैं और नंबर ऑफ स्टेप्स बताते हैं। लेकिन पैसोमीटर क्या है, एक वॉच लाइक इंस्ट्रूमेंट है। वॉच की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नंबर ऑफ स्टेप्स बताता है डायरेक्टली। तो ये वॉच की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स बताता है। स्पीडोमीटर हमारा स्पीड बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द मेजर्ड लेंथ इज लेस देन एक्चुअल लेंथ। तो हमारी एक होती है ट्रू लेंथ, ट्रू वैल्यू जो हमारी एक्चुअल में होगी, और हमने कुछ मतलब मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट से, उसमें खुद में कुछ एरर होगा, उसके वजह से हमने कुछ मेजर किया, तो वो हो गई हमारी मेजर्ड वैल्यू। तो हमें पूछ रहे कि एरर कैसा आएगा। तो एक होता है हमारा करेक्शन और एक होता है हमारा एरर। तो करेक्शन क्या होता है हमारा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर और करेक्शन में एक रिलेशन है। एरर हमारा करेक्शन का बिल्कुल अपोजिट है, मतलब नेगेटिव कर दोगे उसका तो वो हमारा एरर आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, एरर क्या होता है, एरर हो जाएगा हमारा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू क्या बोल रहा है, मेजर्ड वैल्यू मान लो आप कह रहा है कि वो लेस है। मान लो हमारा ट्रू वैल्यू अगर 5 है तो हमारा मेजर्ड वैल्यू 2 हो गया, तो लेस है इसका मतलब हमारा -3, मतलब हमारा एरर कैसा आ रहा है, नेगेटिव एरर आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरर कैसा एरर होगा, तो बी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, नेगेटिव एरर होगा। वेल वहीं पे अगर क्वेश्चन में करेक्शन का पूछ लेते तो करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव करेक्शन करना पड़ेगा। एरर कैसा है हमारा, नेगेटिव एरर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो द स्केल ऑफ अ गिवन प्लान इज रिटन एज 1:200। तो ये हमारा स्केल दे रखा है और वहां पे बोल रहा है कि ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर है प्लान पे, लेकिन नाउ वो श्रंक हो गई है, मतलब वो सिकुड़ के 9.8 सेंटीमीटर हो गई है। तो बेसिकली हमें क्या पता चल गया है, एक तो हमें RF पता चल गया है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा, वो फ्रैक्शन होगा, वो पता चल गया कि 1/200 ये हमारा स्केल है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है श्रंक फैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ से श्रंक फैक्टर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, जो श्रंक लेंथ है मतलब कितनी श्रंक हो गई 9.8, और जो ओरिजिनल लेंथ है उनका रेशियो ले ले, तो 9.8/10 मतलब 0.98 अगर हम लिखना चाहें श्रंक फैक्टर हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि डिटरमाइन द एक्चुअल डिस्टेंस बाय अ लाइन विच करंटली मेजर 10 सेंटीमीटर। तो अभी हम पहले 1 सेंटीमीटर के लिए निकाल लेते हैं, फिर आराम से 10 सेंटीमीटर के लिए भी निकाल लेंगे। तो अगर हम श्रंक स्केल की बात करें, जो एक्चुअल ये लोग पूछना चाह रहे हैं स्केल, तो वो होता है हमारा RF मल्टीप्लाई बाय श्रंक फैक्टर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/200, 1/200 मल्टीप्लाई बाय 0.98। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1/200/0.98। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि 200 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी, 1 से डिवाइड करूंगी तो एग्जैक्टली 200 आ जाएगा। अगर मैं 200 को उससे कम वैल्यू, मतलब डिनोमिनेटर मैंने कर दिया 9.8, मतलब 1 से भी कम, तो डिनोमिनेटर कम होते जो मेरा आंसर आएगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन कितना ज्यादा होगा, क्या वो 21.9 हो जाएगा। बी और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा 1 से डिवाइड होने पे एग्जैक्ट वो आ रहा है, तो वैल्यू की बढ़ने पे कम होता, पर यहाँ पर क्या है कि वैल्यू के कम होने पे, जो डिनोमिनेटर है वो कम होने पे आंसर मेरा ज्यादा आएगा। क्या वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि 21.9 हो जाए, नहीं। तो हम ये तुक्का लेके चलते हैं 20.4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1/200, 0.98 को जब डिवाइड करेंगे, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ आंसर इस तरीके से आएगा 1/208.08। अब ये बेसिकली क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 204.08 मीटर, 0.208 मीटर।
लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, हमें 10 सेंटीमीटर के लिए पूछ रहा है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20.40 मीटर। तो बेसिकली ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हमने जो सोचा भी था यही आंसर भी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्लान ऑफ अ मैप वॉज फोटोकॉपी टू अ रिड्यूस्ड साइज। तो हमने एक मैप लिया है, उसको फोटोकॉपी करा है, तो उसका जो रिड्यूस साइज है हमें देखने को मिला 90 mm, और ओरिजिनली उसका साइज क्या था 120 mm। तो यहाँ से हम श्रंक फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले श्रंक फैक्टर निकाल लेते हैं कि रिड्यूस साइज क्या है 90 mm और हमारा ओरिजिनल साइज क्या है 120। इसको कैंसिल करेंगे 3 की टेबल से, तो ये हमारा आ जाएगा 3/4। ठीक है, ओरिजिनल स्केल हमें दे रखा है प्लान का, वो बोल रहे हैं कि 1/1000। तो बेसिकली ये हमारा ओरिजिनल स्केल है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं रिवाइज्ड स्केल निकालो। फाइंड रिवाइज्ड स्केल मतलब हमें श्रंकेज स्केल निकालना है, श्रंक स्केल निकालना। तो ये बेसिकली क्या होता है, श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाई बाय RF। अगर हम इसकी बात करें तो श्रंक फैक्टर है हमारा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो बेसिकली इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/4000/3, 1/4000/3। अब बस 4000 को 3 से अगर हम डिवाइड भी कर लें, मान लो 4000 को 3 से डिवाइड किया, वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो 1 3 माइनस का 10। अब यहाँ पे क्या चलेगा, ये 3 से चलता रहेगा क्योंकि 9 आएगा, फिर आप माइनस करोगे तो फिर अगेन 10 हो जाएगा। तो ये 1 3 3 3 चलता रहेगा। इससे क्या पता चलता है, हमारा आंसर क्या आएगा 1/1333.33। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आप यहाँ देख सकते हो कि 1:1333 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। तो बेसिकली अगर हम कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, अगर हमने अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया तो वो कौन सा सर्वेइंग में काउंट होता है, या जियोडेटिक सर्वेइंग होता है, प्लेन सर्वेइंग होता है, प्रीलिमिनरी सर्वेइंग होता है, या फिर टोपोग्राफिकल सर्वेइंग होता है। तो बेसिकली जब अर्थ के कर्वेचर को काउंट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अब हम जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं तो हमारे को क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हम ये देखते हैं। अगर हमने 12 किलोमीटर मेजर किया है, अगर हमने 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हमें 1 सेंटीमीटर का एरर देखने को मिलता है। 1 सेंटीमीटर का एटलीस्ट एरर देखने को मिलता है जब आप 12 किलोमीटर को मेजर करते हो, जब जियोडेटिक सर्वेइंग कर रहे हैं, मतलब हमने कर्वेचर को कंसीडर किया है। उसी तरीके से जब हम एक स्पेरिकल ट्राइंगल लिखते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल ट्राइंगल, ये एक होता है हमारा कर्वेचर को हमने लिया तो ये स्पेरिकल ट्राइंगल होता है। स्पेरिकल ट्राइंगल अगर एरिया इसका क्या है 195 किलोमीटर स्क्वायर, तो जो हमारे स्पेरिकल ट्राइंगल अगर इसका एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर है, तो जब हम इसका एंगल मेजर करते हैं तो हमें 1 सेकंड का एरर देखने को मिलता है। कितना एरर देखने को मिलता है, ये दोनों खुद ही में एक MCQ है। तो हमें 1 सेकंड का एरर देखने को मिलता है जब हमने एक स्पेरिकल ट्राइंगल लिया है जिसका एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर है, और अगर हम 12 किलोमीटर मेजर करते हैं तो हमें 1 सेंटीमीटर का एरर देखने को मिलता है। इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन भी है कि आपने 18 किलोमीटर मेजर किया है तो आपने कितना एरर फेस किया होगा, तो वो भी एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन से आपका डायरेक्ट MCQ भी सॉल्व हो सकता है। तो जिसमें हम कर्वेचर लेते हैं उसको जियोडेटिक सर्वे कहते हैं, और जिसमें हम कर्वेचर को कंसिडर नहीं करेंगे उस सर्वे को हम प्लेन सर्वेइंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्लान ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:4000। तो 1:4000 हमें RF की वैल्यू दे रखी है, RF की वैल्यू दे रखी है 1/4000। ठीक है, द लेंथ मेजर्ड बाय स्केल। तो मेजर्ड स्केल मतलब ये हमें प्लान का जो स्केल दे रखा है ये एक तरीके से ट्रू वैल्यू हो गई, और जो मेजर्ड वैल्यू है वो हो गई हमारी 1/5000। ठीक है, तो परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो हमें पता है एरर क्या होता है, एरर होता है हमारा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, लेकिन परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो मेजर्ड वैल्यू अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/5000 माइनस 1/4000, और हमारा डिनोमिनेटर भी हो जाएगा 1/5000। अगर मैं 1000 कॉमन ले लूँ, अगर मैं 1000 कॉमन ले लूँ तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा 1000 कैंसिल कर दिया, तो 1/5 माइनस 1/4, और हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 1/5 अगेन। ठीक है, तो अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, और इधर आएगा 4 माइनस 5। नेगेटिव को कैंसिल करो क्योंकि वो नेगेटिव एरर हो जाएगा, और अपॉन 1/5। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या बन रहा है 1/20 अपॉन 1/5। अब इस 5 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा फॉर्म होगा 5/20, क्योंकि ये 5 हमारा यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो 5/20 परसेंटेज में पूछा है, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो 25% का आपको एरर देखने को मिलेगा जब आपका मेजर्ड वैल्यू ये है और ट्रू वैल्यू ये है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 25% का हमें एरर देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डायगोनल स्केल इज यूज टू मेजर। तो बेसिकली हमें जो डायगोनल स्केल होता है वो कितने यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है,
तो 1 यूनिट, 2 कंसेक्यूटिव यूनिट, 3 कंसेक्यूटिव यूनिट या फिर 4 कंसेक्यूटिव यूनिट। तो इसका आंसर है हमारा, जो हमारा पहली बात तो यहाँ पे रीड होगा, ये रोड लिखा हुआ है, तो जो डायगोनल स्केल है वो 3 कंसेक्यूटिव यूनिट, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 3 कंसेक्यूटिव यूनिट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमने कोई यूनिट मेजर की तो मीटर में, डेसीमीटर में या फिर सेंटीमीटर, इन तीनों में लगातार लिखेंगे। अगर हमने कुछ और किया तो यार्ड्स में, फीट में, डिफरेंट टाइप के यूनिट्स अगर लेते हैं तो 3 यूनिट्स में हम इसको मेजर करेंगे। यार्ड्स में, फीट में, इंचेस में हमने लिखा, तो जब 3 कंसेक्यूटिव यूनिट में हम मेजर करते हैं तो उस स्केल को हम डायगोनल स्केल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट बोला है, पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है कि दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट है तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम द होल टू पार्ट। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल होता है। तो सर्वेइंग में 2 प्रिंसिपल होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें जो सर्वेइंग है हमारा, उसमें 2 प्रिंसिपल होते हैं। तो उसका पहला प्रिंसिपल यही है कि क्या हमें वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करना चाहिए या पार्ट टू होल। तो होल टू पार्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। होल टू पार्ट का मतलब क्या है कि सपोज हमें एक बड़े एरिया का सर्वेइंग करना है तो हम उसको बड़े एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में कंसीडर, जो उसको है उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे, तो हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना चाहिए। ये हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 देखना है क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ पॉसिबल एरर इन सर्वे वर्क ओवर लार्ज एरिया। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जब हम वर्क करते हैं होल टू पार्ट में, तो जितने भी हमारे पॉसिबल एरर है उसका एक्यूमुलेशन होना, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है हमारा सेकंड स्टेट, मतलब होल टू पार्ट। हम ये अगर ये प्रिंसिपल को कंसीडर करते हैं तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनफैक्ट ये रीजन भी है कि सही बात है, जब हम बड़े एरिया में करेंगे तो हमारे एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। जब हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में उसको इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा जो पॉसिबल एरर जो हो सकता है उसके एक्यूमुलेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और वो स्टेटमेंट 2 जो है वो भी करेक्ट है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ रिवर। डिस्चार्ज ऑफ रिवर मतलब हमारा वही क्यू जो इसको हम बोलते हैं, यूजुअली फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ या फिर अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग व्हिच डील्स विद द वाटर बॉडीज इज कॉल्ड। तो वाटर बॉडीज से जो डील करता है उस वाले ब्रांच को हम क्या बोलेंगे। तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन कह रहा है थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग, तो ये तो एक ट्रावर्सिंग का मेथड है, तो ये तो नहीं होगा। सी सर्वेइंग हो सकता है, देखते हैं। टैक्यूमेट्रिक सर्वेइंग, ये भी नहीं होगा, ये भी एक तरीके का मेथड है। और हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हाइड्रो मींस वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडीज का डिस्चार्ज हमारा हो गया, लेक्स हो गए, रिवर हो गए, ओशन हो गया, सी हो गया, सबको इंक्लूड कर लेता है हमारा वाटर बॉडीज का डिस्चार्ज। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग हमारा एक टाइप का सर्वेइंग है, एक पार्ट है हमारे सर्वेइंग का। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग इज द करेक्ट आंसर। सी सर्वेइंग स्पेसिफिकली सी के बारे में बात कर रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लान ऑफ एन एरिया ड्रॉन विद द ओरिजिनल स्केल। हमें स्केल दे रखा है, हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर एंड द श्रंक सच दैट अ लाइन ओरिजिनली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ओरिजिनली कितनी थी, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थी ऑन अ प्लान, मेजर्स नाउ 14.5 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ी श्रंक हो गई है। तो श्रंक स्केल पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, श्रंक स्केल पूछ रहा है। तो अगर श्रंक स्केल की बात करें तो अभी हमने देखा कि आरएफ में हम जब श्रंक फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वो हमारा श्रंक स्केल बन जाएगा। सबसे पहले हम श्रंक फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर श्रंक फैक्टर की बात करें तो हमें पता है श्रंक फैक्टर क्या होता है, जो हमारे श्रंक लेंथ है और ओरिजिनल लेंथ। तो श्रंक लेंथ है हमारी 14.5 सेंटीमीटर और ओरिजिनल लेंथ है हमारी 15 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो अगर 15 होता तो 1 आता ऊपर, अब उससे कम है तो क्या होगा, 0.9 समथिंग आएगा, तो 0.97 अप्रोक्सीमेटली आएगा। श्रंक फैक्टर हमारा 0.9 अप्रोक्सीमेटली आया, 97। वहीं पर हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की बात करें, फ्रैक्शन की बात करें, आरएफ की बात करें, तो आरएफ हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर अपॉन में 10 मीटर। तो 10 मीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूंगी तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर बनाने के लिए। तो आरएफ की वैल्यू भी आ गई 1/1000, 1/1000 आ गई। बस हमें अभी सॉल्व करना है इसे। तो सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 0.97, 0.97। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/1000, 1/1000, 0.97, 0.97। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता तो हमारा 1000 आ जाता 1/1000, लेकिन अब डिनोमिनेटर में 0.97 है। 0.97 इसका मतलब क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेटली क्या 1097 के पास पहुंच जाएगा या 1034 के पास पहुंचेगा, तो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। लेकिन देखते हैं जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1010, हमने 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1030.9, 1030
0.9 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा सेंटीमीटर में, जब हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10.30 मीटर। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इससे अप्रोक्सीमेटली हमारा मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। तो 1 सेकंड पूछ रहा है, रेडियन के इक्वल कितना इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हम बात करें, सबसे पहली बात, हमें 1 डिग्री को चेंज करने आता है। 1 डिग्री की अगर बात करते हैं तो 1 डिग्री को हमें कन्वर्ट करने आता है रेडियन में। तो जब हम 1 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 80 से। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 ये हमारा 1 डिग्री के इक्वल होता है। अब हमें ये बात पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो इससे मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। अब मुझे ये बात पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू पाई बाय 80, ये हमने लिख लिया। लेकिन मुझे कितने मिनट के लिए निकालना है, 1 मिनट के लिए निकालना है। 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 180 में हम 60 का डिवाइड कर देंगे। हम 60 का डिवाइड कर देंगे। अब हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 सेकंड इज इक्वल्स टू पाई बाय 180, ये चल रहा है, इंटू 160 पहले से डिवाइड किया था। लेकिन मुझे कितने के लिए निकालना है, 1 सेकंड के लिए निकालना है। तो 1 सेकंड के लिए क्या करूंगी, मैं 60 का फिर से डिवाइड कर दूंगी। तो पाई बाय 180 एक बार 60 का डिवाइड हमने पिछली बार में किया था क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, और एक बार हमने फिर से किया क्योंकि हमें 1 सेकंड के लिए निकालना है और 60 सेकंड के लिए अभी हमें गिवन है, तो हम 60 सेकंड का डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो अब हम आंसर निकाल लेते हैं। तो पाई के नीचे ही है, वैसे भी आप देख सकते हो 180 नहीं होगा भाई, 60 इंटू 60 360 3600 हो जा रहा है, और 36 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा आंसर आएगा। लेकिन देख लेते हैं क्या होगा। तो हम अगर 180 को मल्टीप्लाई करते हैं 3600 से 3600 से, तो जीरो बाद में लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 और 18 को। तो 18 की टेबल आती है तो एक बार हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 18 को एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 18 6 होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो 36 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 18 6 होता है 108, और यहाँ पर 18 3 हो जाएगा 54। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली क्या आ रहा है 648 और 3 टाइम 0 1 2 3 0, तो ये हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली ये ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन जो है पाई अपॉन 6,48,000 रेडियन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन। तो स्केल पूछ रहा है लार्जेस्ट वन। तो सबसे पहली बात, स्केल में क्या होता है, हमारा एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। अगर मुझे स्केल की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब मेरा क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर मैक्सिमम होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो न्यूमरेटर तो सबका सेम है तो न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं। जिसका भी डिनोमिनेटर मिनिमम होगा उसका स्केल हमारा मैक्सिमम आएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये मैथ्स है बेसिक। तो अब सबसे पहली बात, सबको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में क्योंकि हमें इजी रहेगा। तो अगर 50 मीटर को करेंगे सेंटीमीटर से तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5000। 50 किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर बनाया, फिर 100 से फिर मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पर कितने जीरो है 1 2 3 4, तो 4 जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे कितने 6 जीरो और नीचे हमारे यहाँ पे 3 जीरो। तो सबसे मिनिमम किसका डिनोमिनेटर है, हमारा इसका डिनोमिनेटर है। इसका मतलब ये जो स्केल है सबसे लार्जेस्ट होगा। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्लान ऑफ अ मैप। तो ये भी मैप का प्लान दे रखा है जिसके फोटोकॉपी की एंड रिड्यूस हो गया टू अ रिड्यूस साइज दैट अ लाइन ओरिजिनली कितनी थी 100 मीटर थी और मेजर करने पे कितनी रिड्यूस साइज हो गई 90 mm। तो सबसे पहली बात हम श्रंक फैक्टर निकाल लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर श्रंक फैक्टर हो जाएगा हमारा 90 अपॉन 100, जिसमें से जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 0.9। ये मेरा तो श्रंक फैक्टर आ गया और मेरे को आरएफ की वैल्यू दे रखी है 1/1000 मुझे आरएफ दे रखा है। श्रंक स्केल पूछ रहा है, रिवाइज्ड स्केल पूछ रहा है, तो श्रंक स्केल निकाल लेते हैं। हमें पता है श्रंक स्केल इज इक्वल्स टू हमारा एसएफ मतलब जो श्रंक फैक्टर है मल्टीप्लाई बाय आरएफ। उसके बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली दे रखा है 1/1000, आरएफ की वैल्यू 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 0.9। इस 0.9 को नीचे ले आते हैं तो 1/1000 और डिवाइड में हमारा 0.9। तो जब 0.9 को इसको डिवाइड करेंगे तो अगर मान भी लो हमने पॉइंट ऊपर भेज दिया, ये पॉइंट ऊपर गया, तो 10,000 डिवाइड बाय 9, तो ये क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 1:1 4 टाइम्स 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट में जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं उनका पिकअप करना है हमें करेक्ट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहली बात हम सारे सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट है उन्हीं को देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा लाइम के बाद होता है हमारा सिलिका मतलब ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रही हूँ कि जितना ज्यादा परसेंटेज सबसे पहले और उससे कम। फिर हमारा होता है एल्यूमिना।
फिर हमारा आता है एल्यूमिना, फिर हमारा आता है कैल्शियम सल्फेट जो हो गया हमारा जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट आ गया, फिर हमारा आएगा सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के बाद आ जाएगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे, आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे तो फिर हमारा आना चाहिए मैग्नीशिया। हमने इसको ट्रिक से भी याद कर रखा है, मिसाल से या फिर आप सलीम से, जो भी आपको प्रेफर करते हैं। फिर हमारा आता है सल्फर, और हमें उसके बाद आता है एल्कली, जिसको हम कैंसर ऑफ सीमेंट भी कहते हैं, लेकिन हमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन ये होते ही हैं एल्कलीज। तो अगर हम लाइम की बात करें तो लाइम हमारा स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। 62 से लेकर 67% हमारा लाइम का होता है। वहीं पर सिलिका भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सेटिंग टाइम को भी इफेक्ट करता है। तो 17 से लेकर 25% के बीच में ये रिलाई करता है। वेल एल्यूमिना की बात करें तो 3 से लेके 8% के बीच में इसकी वैल्यू होती है। कैल्शियम सल्फेट हमारा 3 से लेकर 4% के बीच में होता है। ये हमारी जो सेटिंग टाइम है उसको थोड़ा सा चेंज करने के में हेल्प किया जाता है। वेल वहीं पर अगर हम आयरन ऑक्साइड की बात करें, ये भी 3 से लेके 4% के बीच में होता है। मैग्नीशिया और सल्फर हमारा 1 से लेके 3% के बीच में वेराई करते हैं, 1 से लेके 3% के बीच में वेराई करते हैं। एल्कलीज की बात करें तो 0.2 से लेके 1% के बीच में वेराई करते हैं। एल्कलीज की वजह से एफ्लोरेसेंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि व्हाइट पैचेस हमारे सरफेस पे आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अब देखें तो लाइम का परसेंटेज 63 आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल उसके रेंज में आ रहा है। सिलिका का 22 है, एल्यूमिना का 6 है और आयरन ऑक्साइड का 3 है। तो ये भी सही है, लेकिन अगर हम और ऑप्शंस को देखते हैं, सिलिका 63 तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, यहीं पे कैंसिल। लाइम 63 सही है, 62 हमारा, वो 22 हमारा सिलिका बिल्कुल करेक्ट है। आयरन ऑक्साइड 6% नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इसकी वैल्यू 3 से 4% के बीच में थी, ये बहुत आगे चली गई, तो ये यहाँ कैंसिल हो गया। आयरन ऑक्साइड 63% बिल्कुल नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा केमिकल कंपाउंड जो है उसका करेक्ट प्रोपोर्शन बैठ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन डैश सीमेंट इज यूज, कौन सा सीमेंट यूज किया जाता है फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन? पोर्टलैंड पोजोलाना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, एक्सपेंसिव या फिर क्विक सेटिंग? तो सबसे पहली बात, अंडर वाटर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें बहुत जल्दी सेट कराना होगा सीमेंट, हमें फटाफट से सेट कराना है, तो क्विक सेटिंग सीमेंट यूज किया जाता है। वेल हम और भी देख लेते हैं कि पोर्टलैंड पोजोलाना का क्या काम है। पोर्टलैंड पोजोलाना मेनली हमारे मरीन जो ये हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन होते हैं, जहाँ पर भी मास कंस्ट्रक्टिंग होगी, मतलब जो हमारे मास कंस्ट्रक्शन जहाँ पे ज्यादा होता है, मास कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, वहां पर आपको पोर्टलैंड पोजोलाना देखने को मिलेगा। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड पोजोलाना, तो हमारे ऑर्डिनरी वर्क जो हमारे नॉर्मल डेली रूटीन में जो वर्क होते हैं ऑर्डिनरी वर्क पे यूज किया जाता है। एक्सपेंसिव जो सीमेंट होता है, बेसिकली इसकी क्या क्वालिटी है, ये एक्सपेंड करता है आफ्टर सेटिंग के बाद एक्सपेंड करता है। तो मेनली ये कहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे ग्राउटिंग के लिए, रिपेयर वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो रिपेयर वर्क के लिए ये यूज किया जाता है, बेसिकली रिपेयर वर्क में हमारा एक्सपेंसिव यूज किया जाता है। क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज किया जाता है, जैसे कि हमने देख लिया वाटर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जल्दी से जहां पर भी सेट कराना है हम उससे यूज करेंगे। इसी तरीके से एक हमारा होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या फिर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये कहाँ पर यूज किया जाता है? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग या फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो जैसे हमारा पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर हमारा प्री कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो जहां पर भी हमें जल्दी उनकी स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए, रैपिड हार्डनिंग मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ जितनी जल्दी हो सके हमें मिल जाए, तो हम वहां पे यूज करते हैं। कोल्ड वेदर में जब कंक्रीटिंग करते हैं तो रैपिड हार्डनिंग या फिर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज किया जाता है। वैसे ही लो हीट सीमेंट होते हैं जो कि हम अबटमेंट में या फिर डैम्स के कंस्ट्रक्शन में, जहां पर भी बहुत ज्यादा सीमेंट यूज किया जाएगा, वहां पर लो हीट सीमेंट को हम यूज करते हैं। वेल एक और होता है हमारा जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है, जब हमें लॉन्ग रूट के लिए, हमें लॉन्ग टाइम के लिए या तो स्टोर करना हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन करना हो, तो हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज करते हैं कि वो वाटर के कांटेक्ट में आके या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके जल्दी से रिएक्ट ना कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्विक सेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डैश इज यूजफुल इन मेकिंग सीमेंट साउंड सीमेंट। तो एक छोटा सा अमाउंट का जब हमारा वो प्रेजेंट होगा तो हमारा सीमेंट साउंड रहेगा, लेकिन इफ इट इज इन एक्सेस इट विल कॉज द सीमेंट टू बिकम अनसाउंड। सबसे पहली बात, अनसाउंड का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम चेंज होना, वॉल्यूम का चेंज होना। वॉल्यूम चेंज होने का मतलब क्या है कि एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, हमारा जो हमारा स्ट्रेस है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया इंक्रीज हुआ, मान लो ये था वॉल्यूम चेंज होके इतना बड़ा एरिया हो गया, एरिया इंक्रीज होते स्ट्रेस लेने की प्रॉब्लम कम हो गई। स्ट्रेस कम हुआ मतलब परमिसिबल जो हमारे स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा अगर स्ट्रेस हो गया हमारा, तो फेलियर हो जाएगा, क्रैक्स देखने को मिलेंगे, तो फेलियर को लीड करता है अनसाउंडनेस। तो ये पूरी प्रोसेस है कि वॉल्यूम चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, फेलियर को लीड करेगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज में होना चाहिए। तो जो अभी हमने देखा था सल्फर 1 से लेकर 3% के बीच में होना चाहिए, 1 से लेकर 3% के बीच में, तो हमारा सीमेंट क्या है वो साउंड रहेगा। लेकिन जैसे उसने अपनी ये जो पूरी पर्टिकुलर परमिसिबल लिमिट है उसको क्रॉस किया तो अनसाउंड हो जाएगा। तो 3/3 विल बी द करेक्ट आंसर, सल्फर है। आयरन ऑक्साइड की बात करें तो ये किस लिए यूज किया जाता है? आयरन ऑक्साइड का मेनली पर्पस क्या है? ये प्रोवाइड करता है कलर, प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, प्रोवाइड करता है।
हार्डनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है। तो ये सब हमारे आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे सिलिका की बात करें तो सिलिका भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सेटिंग टाइम को स्लो करता है। तो जो हमारा स्ट्रेंथ है, सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर वो एक्सेस में हो जाए तो सेटिंग टाइम जो है, जो सेटिंग का टाइम है, उसको क्या कर देगा, स्लो कर देगा, सेटिंग स्लो कर देता है। सल्फर की बात करें तो अभी देख लिया, पर्टिकुलर टाइम में होगा तो साउंड रहेगा, पर्टिकुलर परसेंटेज में होगा, लेकिन जैसे ही पर्टिकुलर परसेंटेज क्रॉस हो गई तो वो अनसाउंड कर देगा। एल्कलीज की बात करें तो ये 0.2 से लेके 1% में तो भी परमिसिबल है। इसके बाद तो ये हमारे को व्हाइट पैचेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं, जिसे हम एफ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। इसको कैंसर ऑफ सीमेंट भी कहा जाता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेटिंग ऑफ सीमेंट व्हेन द स्टोर्ड इन वार्म रूम एज कंपेयर टू कोल्ड रूम। देखो, अगर जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे बहुत ज्यादा हीटिंग एरिया में अगर हम कंक्रीटिंग करते हैं या फिर हमें सीमेंट का यूज करना है, तो हम उसमें आइस मिला देते हैं या फिर कोल्ड वाटर यूज करते हैं। तो कोल्ड वाटर की जगह अगर हम जो वार्म रूम है उसमें सेटिंग इफेक्ट क्या होगा, तो वो बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। जो हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, हाइड्रेशन की प्रोसेस तेज होने लगेगी, तो जल्दी सेट हो जाएगा, हमें काम करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या काम होना था, जैसे प्लेसिंग करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं पे रखना, उसकी बकायदा उसे जो पर्टिकुलर शेप देना है वो प्रोवाइड करना, तो उसकी जो सेटिंग है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ली चैटिलियर एपरेटस इज यूज टू डिटरमाइन। तो जो ली चैटिलियर एपरेटस होता है वो हम क्या पता करने के लिए यूज करते हैं, क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, फाइननेस ऑफ सीमेंट, या फिर सेटिंग टाइम की बात करें। तो अगर हम बात करते हैं ली चैटिलियर की, तो ये बेसिकली लास्ट ऑप्शन जो है, जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट है, जिसमें हम साउंडनेस पता करते हैं, उसके लिए हेल्प किया जाता है। उसको देखने के लिए हम ली चैटिलियर की हेल्प लेते हैं। अब जो हमारी साउंडनेस है वो लाइम की वजह से, मैग्नीशिया की वजह से और सल्फर की वजह से देखने को मिलती है। लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर की वजह से हमें सल्फर की वजह से सीमेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, साउंडनेस देखने की प्रॉब्लम मिलती है, अगर वो अपने परसेंटेज से ज्यादा हो जाए। तो लाइम की वजह से पता करता है हमारा ली चैटिलियर एपरेटस। लाइम की वजह से अगर सिर्फ पता करना है तो ली चैटिलियर, लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से पता करना है तो ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव भी एक हमारा प्रोसेस है, ऑटोक्लेव टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, वो भी सीमेंट को साउंडनेस को पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगर वहीं पे हम एयर फाइननेस सीमेंट की बात करें, फाइननेस पता करना होगा तो एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है, हम एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं तो हमें फाइननेस पता चल जाता है। वेल, वहीं पे अगर सेटिंग टाइम की बात की जाए, सेटिंग टाइम को अगर पता करना है सीमेंट का, तो विकेट एपरेटस टेस्ट होता है, उसमें हम इनिशियल सेटिंग टाइम भी पता करते हैं। विकेट एपरेटस में क्या करते हैं, पहले एक मोल्ड होता है, उसमें हम प्लंजर के थ्रू पास कराते हैं, जिस वाटर कंटेंट पे वो एटलीस्ट 35 सेंटीमीटर ऊपर से टॉप से कर जाता है, तो उस वाटर कंटेंट को ले लेते हैं। वो वाटर कंटेंट हमारा पीसेस शो करते हैं, फिर हम उसका 85% वाटर लेते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का सीमेंट के पेस्ट बनाने के लिए। तो विकेट एपरेटस की हेल्प से हम सेटिंग टाइम भी पता करते हैं, एयर परमेबिलिटी से हम फाइननेस ऑफ टेस्ट पता करते हैं, फाइननेस ऑफ सीमेंट पता करते हैं, और ली चैटिलियर टेस्ट हमारा साउंडनेस पता करने के लिए यूज किया जाता है। वेल, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आज हमने बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर ऑल्सो। और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस चाहिए, हम उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।